मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन कुमार चौधरी फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से संचालित इस ऑनलाइन क्लास में कल हमने आवेशों के बारे में अध्ययन किया था। आपको कल बताया गया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ा जाता है तो उनमें एक विशेष गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे हल्की हल्की वस्तुओं को जैसे कागज़ के टुकड़े या धूल मिट्टी के कण उनको अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। इस गुण को, इस घटना को हम इलेक्ट्रिसिटी अर्थात वैद्युतिकी कहते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन ये था कि आवेश जो आबुनस की छड़ पे या कांच की छड़ पे या रेशम के कपड़े पर या बिल्ली की खाल पर जो उत्पन्न हुए हैं वो आवेश होते कितने प्रकार के हैं। तो आज हम आवेशों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि आवेश कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने आवेशों को दो भागों में विभक्त किया। पहला धन आवेश अर्थात पॉजिटिव, दूसरा ऋण आवेश अर्थात नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। लेकिन इन आवेशों को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोगों के द्वारा भी सत्यापित किया है, अर्थात उन्होंने समझाया था प्रयोगों के माध्यम से कि आवेश किस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। तो हम बात करें आवेशों के प्रकारों को प्रयोगों के आधार पर हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दो कांच की छड़ें ली और उन्हें रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। जैसे ही रेशम के कपड़े से उन्हें रगड़कर एक दूसरे का कहाँ लाया गया, समीप लाया गया, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगा। किसके मध्य? दोनों कांच की छड़ों के मध्य। जैसे ये दो कांच की छड़ें हैं, जैसे इनको एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के समीप लेके आए रेशम के कपड़े पे रगड़कर, तो उनके मध्य कौन सा बल लगना शुरू हो गया? प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो गया। इसके बाद उन्होंने इसे और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा प्रयोग, एक दूसरा प्रैक्टिकल उन्होंने किया। इस बार उन्होंने कांच की छड़ों के स्थान पर दो आबुनस की छड़ें ली। क्या ली गई? दो आबुनस की छड़ें ली गई और उन्हें बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के समीप लेकर आई। जैसे ही आबुनस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाया गया तो वहाँ देखा गया कि उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, उसी प्रकार जिस प्रकार दो कांच की छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार आबुनस की छड़ों के मध्य भी कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो गया। अब उन्होंने इन आवेशों को अलग अलग विभक्त करने के लिए, इन्हें समझाने के लिए इन्हीं प्रयोगों को थोड़ा और आगे दोहराया, आगे बढ़ाया और अपना एक तीसरा प्रैक्टिकल, तीसरा प्रयोग उन्होंने किया। अब उन्होंने आवेशित एक कांच की छड़ को, जिसे किससे? रेशम के कपड़े से रगड़कर, और दूसरी आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं। एक कांच की छड़ ली गई, एक आबुनस की छड़ ली गई। दोनों ही छड़ किस प्रकार की थी? आवेशित थी। दोनों को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में लाए, जैसे एक दूसरे के पास लेके आए, तो देखा गया कि दोनों के मध्य कौन सा बल? आकर्षण बल लगता है। जब दोनों छड़ें एक दूसरे के समीप आई, दोनों के मध्य आकर्षण बल लगा, तो हमें दो प्रकार के बलों की प्रकृतियां प्राप्त हो गई। एक प्रतिकर्षण बल और दूसरा कौन सा प्राप्त हो गया? आकर्षण बल प्राप्त हो गया।
तो इन सभी प्रयोगों के आधार पर, इन तीनों प्रयोगों के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने कुछ निष्कर्ष सामने रखे, कुछ बातें हमें समझाई। क्या क्या समझाया था, क्या क्या निष्कर्ष उन्होंने दिया था? उन्होंने कहा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए और आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो दोनों छड़ें आवेशित हो जाती हैं। किस किस से? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर क्या हो गई? आवेशित हो जाती है। साथ में उन्होंने क्या समझाया? अन्य एक दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जब समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या निकाला था दूसरा निष्कर्ष उन्होंने? कि समान प्रकृति अर्थात सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अर्थात प्लस प्लस अगर पॉजिटिव आवेश के पास आता है या नेगेटिव आवेश के पास आता है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, उसी प्रकार उन्होंने बताया जैसे मैंने बताया कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात पॉजिटिव के संपर्क में अगर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आवेश के संपर्क में नेगेटिव आवेश आता है तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार उन्होंने एक तीसरा निष्कर्ष अपने प्रयोगों के आधार पर निकाला। क्या कहा था? कि जिस तरह समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, उसी प्रकार असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। असमान प्रकृति अर्थात विजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल? आकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेश अर्थात जब पॉजिटिव के संपर्क में नेगेटिव आए या नेगेटिव के संपर्क में पॉजिटिव आवेश आता है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ दो बात अच्छे से स्पष्ट हो गई कि समान प्रकृतियों में प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृतियों में आकर्षण बल लगता है। अब बात करें कि हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा है, तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश है? रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आया है? आबूनस की छड़ पर कौन सा आवेश है? और बिल्ली की खाल पर कौन सा आवेश है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पॉजिटिव और रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो जाता है। उसी प्रकार जब बिल्ली की खाल से आबूनस की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को या प्लास्टिक को रगड़ा जाता है, उनके मध्य घर्षण कराया जाता है, तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव, आबूनस की छड़ या एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक नेगेटिव हो जाता है, अर्थात इन पर ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार यदि किसी ऊनी कपड़े से एम्बर की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को घर्षण कराया जाए तो ऊनी कपड़े पर धनावेश और एम्बर या एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आते हैं, अर्थात ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाता है। उसी प्रकार एम्बर की छड़ और एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। अगर इसी क्रम में आगे चलें तो अगर नायलॉन के कपड़े से
प्लास्टिक को रगड़ा जाए, इनके मध्य घर्षण कराया जाए तो नायलॉन धनावेशित और प्लास्टिक ऋण आवेशित हो जाती है। अर्थात नायलॉन पर धनावेश आ जाते हैं और प्लास्टिक पर ऋण आवेश आ जाते हैं। इस तरह से कांच की छड़ या रेशम के कपड़े, बिल्ली की खाल या इन छड़ों पर अलग अलग दो आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित होते हैं, जो कि परस्पर किसके कारण, घर्षण के कारण इनके ऊपर उत्पन्न हो पाते हैं। अब ये आवेश जो आए हैं, अर्थात कांच की छड़ धनावेशित हुई है या ऋणावेशित हुई है, ये कैसे आए, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस आधार पे आवेशों को दो भागों में विभाजित किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को विभेदित किया, आवेशों का विभेदन आवेशों की ध्रुवता के आधार पर किया जाता है। अर्थात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के जो भाग हमें बताए थे, दो भाग उन्होंने समझाए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन आवेशों का विभेदन उन्होंने आवेशों की किसके आधार पर, ध्रुवता के आधार पर किया था। आरबीएससी के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि आवेशों का विभेदन अर्थात आवेशों का विभक्तीकरण किसके आधार पर किया जाता है। तो आवेशों का जो व्यक्तीकरण है वो आवेशों की ध्रुवता के, हम आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे कि आवेशों की ध्रुवता के आधार पे किया जाता है। क्या क्वेश्चन है हमारा, दोबारा बता रहे हैं कि आवेशों का विभेदन किस आधार पर किया जाता है। एक नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर हम देंगे आवेशों की ध्रुवता के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्हें दो भागों में विभक्त करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछा जाता है आवेशों के विभेदन को लेकर के। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में अभी भी बताया था कि कांच की छड़ पे या रेशम के कपड़े पर जो आवेश आए हैं, धनावेश और ऋणावेश जो हमारे पास आए हैं, वो किस प्रकार से आए, कैसे आते हैं। प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान युक्त होती है, अर्थात प्रत्येक वस्तु में क्या उपस्थित होता है, द्रव्यमान उपस्थित होता है। और द्रव्यमान वस्तुएं या तो परमाणुओं से मिलकर बनती हैं या अणुओं से मिलकर बनती हैं। तो परमाणुओं में दो तरह के आवेश उपस्थित होते हैं, एक धन आवेश जो नाभिक में, और एक ऋण आवेश जो इलेक्ट्रॉन के रूप में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जब आपस में दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जैसे इन दो मार्करों को जब आपस में रगड़ा जाएगा तो एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह वस्तु धनावेशित होती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है।
अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। उस दौरान एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार वस्तुओं पर दो प्रकार के आवेश उपस्थित हो जाते हैं, एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाते हैं। अब इन आवेशों को, जैसे मैंने बताया कि आवेशों की ध्रुवता के आधार पर हम विभक्त करते हैं, तो आवेशों की ध्रुवता क्या होती है, आवेशों की ध्रुवता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।